सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक फ़रतुल्लाह बाबर ने आसिफ अली ज़रदारी के पहले दौरे सदारत 2008 ता 2013 के बारे में लिखी गई अपनी अंग्रेज़ी किताब दी ज़रदारी प्रेसिडेंसी का इख्तिताम दोस्तों फिस्की के मशहूर नावल जुर्म और सज़ा के दो किरदारों पर किया है। फ़रतुल्लाह बाबर अपनी किताब के आखिरी सतूर में लिखते हैं कि आखिरी तज्जिया ये है कि आसिफ अली ज़रदारी को हमेशा एक विलन बनाकर पेश किया गया। इन्हें देखकर दोस्ती फिस्की का मशहूर नावल जुर्म और सजा याद आता है, जिसका मरकजी किरदार रास्कोल्निकोव एक औरत सोनिया को बहुत गुनाहगार समझता है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि सोनिया गुनाहगार नहीं तो फिर वो सोनिया के कदमों में गिरा कर इससे माफी मांगता है। रास्कोल्निकोव की ये माफी दरअसल इंसानी बर्दाश्त की फतह थी। जिन लोगों ने जनरल मुशर्रफ के अल्फाज में चूहे और बिल्ली का खेल देखा वो भी इंसानी बर्दाश्त के सामने हार गए। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन ज़रदारी को और क्या चाहिए, क्योंकि वो तो हारने वालों पर फातिहाना अंदाज में हंस रहे हैं। किताब की आखिरी सतूर पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा कि फ़रतुल्लाह बाबर ने आसिफ अली ज़रदारी को सोनिया से तो तशबीह दे दी, लेकिन पाकिस्तान का रास्कोल्निकोव कौन है? इस किताब के दिवाचे में कहा गया है कि क़ारीन की तनकीद का खैर मकदम किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बाबर साहब की किताब पर पीपल्स पार्टी के अंदर ज्यादा तनकीद हो रही है, जिसकी बड़ी वजह किताब के मंजर आम पर आने की टाइमिंग है। मीडिया में किताब के सिर्फ वो हिस्से उजागर हुए जिनमें बताया गया कि 2008 में आसिफ अली ज़रदारी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की मर्जी के खिलाफ सदर मुमलिकत बने और एबटाबाद ऑपरेशन के बाद कियानी और सदर ज़रदारी में गलतफहमियां बहुत बढ़ गईं। इन वाकयात की रोशनी में ज़रदारी साहब का दोबारा सदर बनना बहुत मुश्किल था, लेकिन 2024 में वो दोबारा सदर बन गए और मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। फ़रतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के अंदर एक ऐसे मकतब फिक्र की नुमाइंदगी करते हैं जो शुरू से ही आसिफ अली ज़रदारी के सियासत में आने के खिलाफ था। फिर हालात बदले और ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में ज़रदारी साहब ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब 1979 में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो इसे नाकाम बनाने के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इसी किरदार के बायस अपोजिशन ने इन्हें मिस्टर 10% कहा और जब 1990 में मोहतरमा की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया तो ज़रदारी साहब को कई झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी जमाने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी इलेक्शन लड़ेंगे ताकि आवाम की अदालत से सरखरू हो सकें। मैंने रोजनामा जंग के सियासी एडिशन में जब ये लिखा कि ज़रदारी साहब को मजबूरी में इलेक्शन लड़ाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी पंजाब के कई सीनियर रहनुमाओं ने मेरी खबर की तरदीद कर दी थी। फिर ज़रदारी साहब इलेक्शन लड़कर कौमी असम्बली पहुंच गए। इन्हें सियासत में लाने का फैसला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़रदारी साहब की सियासत से इत्तफाक नहीं करते। मैं एक और वाक़े का यानी शाहिद हूँ जब 1992 में पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमाओं ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि आप आसिफ अली ज़रदारी से तलाक ले लें तो आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे। मोहतरमा ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। फ़रतुल्लाह बाबर ने अपनी किताब के सफ़ा 24 पर लिखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी या हुकूमत में अपने खाविन के हाई प्रोफाइल किरदार की कभी हौसला अफजाई न की थी, लेकिन इसी सफ़े पर लिखते हैं कि ज़रदारी साहब न सिर्फ पार्लियामेंट के रुकन बन गए बल्कि अपनी अहलिया की काबीना में भी शामिल कर लिए गए। ये तजाद किताब में जगह जगह नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ इस किताब में ज़रदारी साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात गलत करार दिए गए हैं। बाबर साहब ने सफ़ा 50 पर लिखा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने 11 साल जेलों में बगैर किसी सज़ा के गुजारे और इन पर कोई इल्ज़ाम साबित न हो सका। इन पर कई मुकदमे बनाने वाले सैफुर रहमान ने इनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। इत्तफाक से इस माफ़ी का भी मैं ऐनी शाहिद हूँ। सैफुर रहमान ने जिनके हुक्म पर ये मुकदमे बनाए उन्होंने तो कभी ज़रदारी साहब से माफ़ी नहीं मांगी। इस किताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और साबिक DGI अहमद शुजा पाशा के अलावा नवाज शरीफ, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर तनकीद की गई है, जिन्होंने खुफिया इदारों के साथ मिलकर ज़रदारी साहब के खिलाफ साजिशें की। बाबर साहब ने किताब के आगाज में एतराफ़ किया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने इन्हें कभी मुतासर नहीं किया, लेकिन सफ़ा 146 पर यह एतराफ़ करते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने की मुहिम के पीछे जनरल कियानी थे और जब ज़रदारी साहब इस मुहिम का मुकाबला कर रहे थे तो मैं इनकी मजम्मत से बहुत मुतासर हुआ। बाबर साहब ने लिखा है कि एबटाबाद ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ और ISI के सरबराह के एहतसाब का मौका पैदा हुआ, लेकिन ज़रदारी साहब ने यह मौका गवा दिया और फिर वो मेमोगेट स्कैंडल का निशाना बने। इसी स्कैंडल में नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट
पहुंच गए और दूसरी तरफ जनरल पाशा ने इमरान खान की खुफिया सरपरस्ती शुरू कर दी। जरदारी साहब पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला गया। एक रात इनकी तबीयत खराब हो गई तो जनरल कियानी ने सीएमएच रावलपिंडी में इलाज की पेशकश की, लेकिन अदम एतमाद इतना ज्यादा था कि जरदारी साहब ने सीएमएच जाने से इनकार कर दिया। बाबर साहब के बकौल जरदारी साहब इलाज के लिए दुबई जाना चाहते थे। वो अपने साथ हुसैन हक्कानी को भी ले जाना चाहते थे। एक दिन वो लोडेड गन के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुए तो डॉक्टर आसिम हुसैन ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा जरदारी साहब का कोई पता नहीं कि वो हेलीकॉप्टर में फायरिंग शुरू कर दें। इस वाकये की डॉक्टर आसिम हुसैन ने तरदीद की है क्योंकि वो तो दुबई में भी जरदारी साहब के साथ मौजूद थे। हुसैन हक्कानी से पूछा तो इनका कहना था कि इन्हें जरदारी साहब के पास कोई गन नजर नहीं आई। डॉक्टर आसिम और हुसैन हक्कानी का कहना है कि फरतुल्लाह बाबर तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। बहरहाल बाबर साहब ने ईरान और सऊदी अरब में मफाहमत से सीपैक के आगाज तक कई अहम तमगे जरदारी साहब के गले में डाल दिए हैं और इनकी बर्दाश्त व हौसले की दाद देने में बुखल से काम नहीं लिया। रूस के मशहूर अदीब दोस्तोयेफ्स्की की जिंदगी एक ड्रामा थी। हुकूमत मुखालिफ अदब को फरोग देने के जुर्म में इसे मौत की सजा दी गई, लेकिन जब इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने गोली मारने के लिए पहुंचाया जा रहा था तो आखिरी लम्हात में जेल हुकाम को इतला मिली कि दोस्तोयेफ्स्की की सजाए मौत को कैद में बदल दिया गया है। वो मौत से तो बच गया, लेकिन इसे कई साल साइबेरिया की एक जेल में गुजारना पड़े। जेल से रिहाई पर इसने एक नॉवल लिखा जिसका नाम क्राइम एंड पनिशमेंट, जुर्म और सजा था। इस नॉवल की वजह से दोस्तोयेफ्स्की को आलमी शोहरत हासिल हुई। वो हुक्मरान जो दोस्तोयेफ्स्की को अपने लिए खतरा समझते थे वो इसकी खुशामद करते नजर आए। मेरी राय में जरदारी साहब का किरदार सोनिया से ज्यादा दोस्तोयेफ्स्की से ज्यादा मुमासलत रखता है, क्योंकि जिन ताकतवरों ने दोस्तोयेफ्स्की को झूठे इल्जामात में जेल भेजा वो बाद में दोस्तोयेफ्स्की की परस्तार बन गए।